हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 30 दिसंबर 2025 ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन और द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बेसिकली द हिंदू इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट न्यूज़ फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ रही है। ठीक है, तो आज हमें लगा कि द हिंदू को एक बार स्क्रॉल करके देखते हैं, है ना, क्या उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है। तो एक न्यूज़ जो अभी रिसेंटली इंडिया और न्यूजीलैंड का एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसको लेकर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल द हिंदू में मुझे मिला, तो मुझे लगा कि वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मैंने कल भी हालांकि आप लोगों के साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर एक आर्टिकल शेयर किया था, है ना, जिसमें बात की गई थी अबाउट रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो आर्टिकल जो है फॉलो किया होगा। तो हम लोग फ़िलहाल जो है वो आज द हिंदू न्यूज़पेपर में से एक आर्टिकल अबाउट इंडिया एंड न्यूजीलैंड एफटीए डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार ये बताना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग 2026 का यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की एक टेस्ट सीरीज़ लेकर हम लोग आए हैं, जिसमें टोटल 51 टेस्ट आपको मिलते हैं और सिर्फ 599 रुपीज़ में ये आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। आपको अगर कोई भी डाउट या कोई क्वेरी है इस टेस्ट को लेकर, इस टेस्ट सीरीज़ को लेकर, तो यहाँ पर आपको जो ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 9150449990, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज़ इसको एनरोल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या फिर आप हमारे ऐप या वेबसाइट के थ्रू जाके भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और सी सेट लाइव अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो इसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। ये हमारा लाइव क्लास का बैच चल रहा है ओनली एट 1299 रुपीज़, आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और या फिर हमारा जो रिकॉर्डेड क्लासेस है, अगर आप ये देखना चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ओनली एट 499 रुपीज़। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है वो द हिंदू के आज के आर्टिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट पेज पे भी एक छोटी सी खबर है, जिसके बारे में हम लोग हालांकि बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि जो ये अरावली की नई डेफिनेशन है, ठीक है, 100 मीटर वाली जो डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एक्सेप्ट कर ली थी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने ही फैसले के ऊपर, यानी कि जो 100 मीटर की डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया गया था, उस डेफिनेशन के ऊपर या उस जजमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, पॉज लगा दिया है। और ये कहा है कि एक नया पैनल बनाया जाएगा और जो ये एनालाइज करेगा कि क्या सस्टेनेबल माइनिंग या रेगुलेटेड माइनिंग, जो ये नई अरावली की डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर होती है, तो क्या इससे जो है वो एडवर्स इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, जब स्टडी इस बात में हो जाएगी, जब पैनल जो है वो अपनी जो भी उसकी फाइंडिंग्स हैं वो बताएगा, उसके बाद फाइनल इसमें फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है इस फैसले को होल्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने रख दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच के पेजेस मैंने रिमूव कर दिए हैं क्योंकि उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था। हम यहाँ पर सीधे ये इंडिया और न्यूजीलैंड का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए हुआ है, इसको लेकर बात करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर यह लिखा गया है कि जो रिसेंट इंडिया और न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए हुआ है, ठीक है, जो अभी कंक्लूड हुआ है दिसंबर के महीने में, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड विल लेवी जीरो ड्यूटी ऑन 100% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स, यानी कि इंडिया न्यूजीलैंड को जो भी सामान एक्सपोर्ट करेगा या निर्यात करेगा, उस पर उसको 100% जो है वो, मतलब 100% प्रोडक्ट पर जीरो ड्यूटी, ठीक है, यानी कि इंडिया के एक्सपोर्ट पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि न्यूजीलैंड जो है वो भारत में 2030 तक, यानी कि अगले 5 सालों में आप कह सकते हैं 2030 तक, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में 20 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंडिया विल रिसीव जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस फॉर ऑल इट्स एक्सपोर्ट्स टू न्यूजीलैंड। ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया न्यूजीलैंड को जो भी सामान एक्सपोर्ट करेगा उसके ऊपर 0% ड्यूटी लगेगी। ठीक है, और दूसरा, इसके बदले में इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से जो भी सामान इंपोर्ट करेगा, ठीक है, यानी कि 95% ऑफ द इंपोर्ट्स, उसके ऊपर क्या लगेगा, उसके ऊपर टैरिफ जो है वो कम लगेंगे। ठीक है, और 57% ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो ड्यूटी फ्री हो जाएंगे पहले ही दिन से। समझ गए बात, है ना। यानी कि इंडिया का जो सामान न्यूजीलैंड में जाएगा उसके ऊपर तो जीरो ड्यूटी लगेगी, सारे सामान के ऊपर 100%, है ना। और बदले में जो न्यूजीलैंड का सामान इंडिया में आएगा उसमें 95% ऑफ द प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो टैरिफ्स कम कर दिए गए हैं।
और 57% ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहले दिन से ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। मतलब जो सामान न्यूजीलैंड से इंडिया में आएगा 57% वो कैसा हो जाएगा, ड्यूटी फ्री, यानी कि उसके ऊपर भी कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगले 15 सालों में ये कमिट किया गया है न्यूजीलैंड की तरफ से कि 20 बिलियन डॉलर, ठीक है, 20 बिलियन डॉलर जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करे जाएंगे। और इसमें एक क्लॉबैक मैकेनिज्म भी रखा गया है। क्लॉबैक मैकेनिज्म, अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टिपुलेटेड टाइमलाइन को मीट नहीं करता है तो, ठीक है, ये क्लॉबैक मैकेनिज्म में बेसिकली ये है कि मतलब जैसे मान लीजिए कि कहा गया है कि अगले 15 सालों में न्यूजीलैंड जो है वो 20 बिलियन डॉलर यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा इंडिया में। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो फिर उसको जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत जो ये टैरिफ में रिलैक्सेशंस या जो ड्यूटी फ्री किया गया है सामान, इस चीज़ों में रेस्ट्रिक्शंस किए जाएंगे। ठीक है, तो यही होता है बेसिकली क्लॉबैक मैकेनिज्म, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है कि जो एफडीआई है इससे होगा क्या, स्किल मोबिलिटी जो है वो प्रमोट होगी, ठीक है, सर्विसेज प्रमोट होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और जो 118 सेक्टर्स में ये लागू होगा वहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। और पहली बार न्यूजीलैंड ने एग्री किया है कि वो किस किस चीज़ों में ट्रेड करेगा, आयुर्वेद, योगा और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जो हमारी पारंपरिक मेडिसिन या दवाइयों की जो सर्विसेज या सेवाएं हैं आयुर्वेद में, योगा में, इन सब में भी जो है वो न्यूजीलैंड ने एग्री किया है कि वो ट्रेड करेगा भारत के साथ। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये भी प्रोविजंस हैं कि फॉर द सपोर्ट एंड मोबिलिटी ऑफ इंडियन स्किल्ड वर्कर्स, यानी कि जो इंडियन स्किल वर्कर्स हैं जैसे कि यूथ हो गया हमारा, ठीक है, स्टूडेंट्स हो गए या प्रोफेशनल्स हो गए, उनके लिए न्यूजीलैंड में रहना और काम करना जो है वो थोड़ा सा इससे और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि इस एफटीए से ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं कि इंडिया जो है वो की सप्लायर बन जाएगा ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स इन सर्विसेज, जैसे कि आईटी प्रोफेशनल्स, है ना, इंजीनियर्स, योगा इंस्ट्रक्टर्स, इंडियन शेफ्स, म्यूजिक टीचर्स, एज वेल एज इन सेक्टर्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन और कंस्ट्रक्शन। इन सब में जो है इंडिया क्या बन जाएगा, स्किल्ड वर्कफोर्स का एक मुख्य सप्लायर, की सप्लायर बन जाएगा। ठीक है। स्टूडेंट मोबिलिटी, वर्क परमिट ऑफ अप टू 20 आवर्स पर वीक while studying and extended post study work visas are some of the opportunities for Indian youth to get global exposure। जो इंडियन यूथ है उनके लिए क्या कि स्टूडेंट मोबिलिटी, वर्क परमिट्स ऑफ अप टू 20 आवर्स पर वर्क, मतलब स्टूडेंट मोबिलिटी का मतलब तो ये हो गया कि वहाँ पर स्टूडेंट्स का जाना आसान हो जाएगा न्यूजीलैंड में। ठीक है। और साथ ही साथ पढ़ाई के दौरान उनको 20 घंटे प्रति हफ्ते का वर्क परमिट, 20 घंटे प्रति हफ्ते वो पढ़ाई के साथ साथ जो है वो काम भी कर सकते हैं। और उसके बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद उनको जो है वो वर्क वीज़ाज मिलेंगे। तो ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनसे क्या होगा कि इंडिया के यूथ या युवा को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलेगा। ठीक है। साथ ही साथ इसमें एमएसएमईज़ की बात भी की गई है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई है लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए। ठीक है, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, अपैरल, अपैरल मतलब जो हमारा क्लोथिंग होता है, लेदर एंड फुटवेयर सेक्टर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स एंड प्रोसेस फूड आइटम्स। ठीक है, तो इन सब में भी क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और एमएसएमईज़ जो है उनको फ़ायदा होगा। अब किन सेक्टर्स को जो है वो इंडिया ने इस एग्रीमेंट से बाहर रखा है, तो इंडिया ने जो है वो रिफ्यूज़ किया है टू गिव मार्केट एक्सेस टू मेजर आइटम्स क्रूशियल टू न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड के लिए जो एरियाज़ या जो आइटम्स काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल या महत्वपूर्ण है, जैसे कि डेयरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसे कि मिल्क, चीज़, क्रीम, बटर, योगर्ट, अनियंस, शुगर, एडिबल ऑयल्स, स्पाइसेस, रबर, है ना, इन सब का जो है वो न्यूजीलैंड को एक्सेस नहीं मिला है, मार्केट एक्सेस, मतलब न्यूजीलैंड ये सारा सामान इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो इंडियन फार्मर्स हैं, है ना, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और हमारे जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है। अब न्यूजीलैंड जो है वो फोकस्ड एक्शन प्लान बनाएगा टू डेवलप एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड सेक्टोरल कैपेबिलिटीज़ फॉर फूड ग्रोअर्स इन इंडिया। यानी कि भारत में जो फल उगाने वाले हैं उनके लिए न्यूजीलैंड क्या करेगा, है ना, कुछ ऐसा करेगा कि जिससे प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और सेक्टर की कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ेंगी, खासकर ऐसे फ्रूट्स के लिए जो एक्जॉटिक माने जाते हैं, जैसे कि कीवी फ्रूट, एप्पल्स, हनी, इन सब के लिए। ठीक है। अब इनसे होगा क्या कि इंडिया में जो है वो सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, इम्प्रूव्ड प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनके लिए कैपेसिटी बिल्ड कराई जाएगी। ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट ऑर्चार्ड मैनेजमेंट के लिए, यानी कि जो बागवान होते हैं उनके प्रबंधन, उनके मैनेजमेंट के लिए टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। जो फसलों की कटाई के बाद पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस वो की जाएंगी, सप्लाई चेन्स, फूड सेफ्टी, इन सब के लिए भी जो है वो न्यूजीलैंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब ये जो एफटीए है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
ये एक ब्रेक थ्रू तो है ही है, उसके साथ साथ इंडिया और न्यूजीलैंड का एफटीए जो है वो एक डीपर कोऑपरेशन यानी कि भविष्य में होने वाले एक गहरे संबंध या गहरे सहयोग का भी फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये इंडिया का एक कॉन्शियस मूव है टू इंक्रीज इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक फुटप्रिंट, कि पूरे दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, जो ग्लोबल इकोनॉमी है, उसमें अपने फुटप्रिंट को बढ़ाने का ये एक इंडिया की तरफ से कॉन्शियस मूव लिया गया है। क्योंकि अगर आप ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो उसमें पहले जो आपके देश का प्रोडक्टिव सेक्टर है, ठीक है, उसको डीप एंड डेलिब्रेट ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, है ना। और साथ ही साथ जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स है उसके साथ उसको क्या करना होगा, ग्लोबल सप्लाई चेन्स या ग्लोबल वैल्यू चेन्स के साथ इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये अभी तक का माना जा रहा है कि जितना भी इंडिया ने और देशों के साथ एफटीए करे हैं उनमें से सबसे तेजी से कंक्लूड होने वाला है, पूरा होने वाला ये एफटीए है। ठीक है, ये सिर्फ मार्च 2025 में अनाउंस किया गया था और उसके बाद सिर्फ 9 महीने में ये एफटीए जो है वो कंक्लूड हो गया है। ठीक है, इससे इंडिया जो न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट करता है उसकी मार्केट एक्सेस जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। और इससे फ़ायदा ये भी होगा कि ओशियनिया और पैसिफिक आइलैंड्स की जो मार्केट्स है वहाँ का इंडिया को एक मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ के दरवाजे इंडिया के लिए खुल जाएंगे। ठीक है, ये गेटवे के रूप में साबित होगा। और न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो लगभग ये जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है, दिस इज द पर कैपिटा जीडीपी या पर कैपिटा इनकम ऑफ न्यूजीलैंड, ये ओशियनिया का जो रीजन है उसमें जो हायर इनकम इकोनॉमीज हैं उनमें से न्यूजीलैंड भी उसमें आता है। अगर हम डायस्पोरा की बात करें तो लगभग न्यूजीलैंड की 5% आबादी जो है वो इंडियन डायस्पोरा है। ठीक है, यानी कि लगभग अगर आप न्यूमेरिकल टर्म्स में बात करें तो 3 लाख के आसपास। ठीक है, तो ये एक प्रॉमिसिंग एक्सचेंज और क्रिएट करता है और ये एक सॉफ्ट पावर पॉलिटिक्स के भी अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है दोनों देशों के बीच में। ठीक है, सॉफ्ट पावर पॉलिटिक्स या सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का मतलब वही होता है कि जब आप किसी देश को, है ना, आप अपने कल्चर से, है ना, या अपने जो आप कह सकते हैं आपकी जो फॉरेन पॉलिसीज इन्फ्लुएंसेस हैं उसके थ्रू आप डिप्लोमेसी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, आप हार्ड पावर या जैसे मिलिट्री कोएर्जन वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी अगर हम बात करें तो इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ जो मर्चेंडाइज ट्रेड है, ठीक है, मर्चेंडाइज ट्रेड मतलब जो गुड्स का ट्रेड है, वो लगभग 1.3 बिलियन डॉलर के आसपास का है। और इस डील में ये एम किया गया है कि ये जो फिगर है वो अगले 5 सालों में डबल हो जाएगा, यानी कि दुगना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इंडिया ने कुछ स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स भी किए हैं अपने सेंसिटिव सेक्टर्स को बचाने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एग्रीकल्चर और डेयरी। ठीक है, फ्रॉम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेयरी एक्सपोर्टर्स, ये बात की गई है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट डेयरी एक्सपोर्टर्स है। लेकिन हमने फिर भी उस देश के साथ जब ये किया है, एफटीए किया है, तो हम अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को यहाँ पर सेफगार्ड कर पाए हैं। ठीक है, इसके बाद ये भी लिखा गया है कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट एफटीएज नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड एंटायरली बाय अ विमेन लेड एंड विमेन ड्रिवन टीम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारी चीफ नेगोशिएटिंग ऑफिसर थी वो और जो हमारी एम्बेसडर टू द न्यूजीलैंड है दोनों ही महिलाएं हैं। तो ये अभी तक का ऐसा पहला एफटीए रहा है जिसको नेगोशिएट और कंक्लूड पूरी तरीके से विमेन लेड और विमेन ड्रिवन टीम के थ्रू किया गया है। ठीक है, अब इंडिया जो है वो इस तरीके के न्यू एफटीएज क्यों कर रहा है, मतलब आजकल बहुत ज़्यादा कर रहा है ना, क्यों इस तरीके के कर रहा है। तो देखो, पैसिफिक के साथ इंडिया ने इंगेज किया, जो अभी मैंने आपको बताया ये वाला। वेस्ट एशिया के साथ किया, अभी कुछ समय पहले इंडिया ने ओमान के साथ भी एक एफटीए किया है। ठीक है, अफ्रीका के साथ। तो इन सब के साथ इंडिया जो है वो एज अ ट्रेड पार्टनर्स इंगेज कर रहा है। तो इंडिया जो है वो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा रहा है यहाँ पर, और प्रमोटिंग द रीअलाइनमेंट थ्रू बायलेटरल इंगेजमेंट्स एंड एफटीएज। ठीक है, और अपने जो उसके अलाइनमेंट्स हैं, है ना, उसको वो बदल रहा है थोड़ा सा। ठीक है, अब ये एफटीएस जो हैं वो हमको एक यूनिक और रीजन स्पेसिफिक कमिटमेंट्स परस्यू करने का भी एक मंच, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। डब्ल्यूटीओ प्लस कमिटमेंट्स के लिए भी रूम क्रिएट करते हैं, स्पेशली ऐसे एरियाज में जैसे कि सर्विसेज, डिजिटल ट्रेड या इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इस तरीके के ट्रेड पार्टनर्स को अगर हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि इंडिया को जो ट्रेडिशनल मार्केट्स रही हैं जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया या अमेरिका हो गया या चाइना हो गया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट या निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये जो एफटीएज हैं ये इंडिया की डेवलपमेंटल गोल्स और पॉलिसीज़ के साथ अलाइन करते हैं। जैसे कि इंडिया की पॉलिसी क्या है, मेक इन इंडिया हो गया, है ना, या फिर इंडिया के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू सिक्योर करना हो गया, या फिर प्रोडक्शन इंड्यूस्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो कि हेल्प करें इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग को टू अलाइन विद द ग्लोबल वैल्यू चेन्स। तो ये सारी के सारे जो एफटीएज हैं उनमें इंडिया की डेवलपमेंटल गोल्स और पॉलिसीज़ को भी ध्यान में रखा गया है। ठीक है, इंडिया जो है वो कई सारे देशों के साथ अभी एफटीए कर रहा है, जैसे रशिया हो गया, ओमान, यूके, न्यूजीलैंड, है ना।
हालांकि इंडिया का जो पुराना एफटीए एंगेजमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया जो है वो अभी कई सारे देशों के साथ एफटीएज कर रहा है। ठीक है, दिस पॉइंट्स टू इंडियाज अटेम्प्ट एट सिक्योरिंग स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल अलायंसेज वाया इकोनॉमिक एंड ट्रेड लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो इंडिया बेसिकली अभी क्या कर रहा है कि स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल अलायंसेस कर रहा है, और वो कैसे कर रहा है, इकोनॉमिक और ट्रेड लिबरलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, क्योंकि हम किसी और देश के साथ अगर एफटीए कर रहे हैं तो उसमें जितना फायदा हमारा है उतना उस देश का भी है ना। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हम टैरिफ्स वगैरह कम लगाएंगे उसके ऊपर। ठीक है, और ये इस साल का न्यूजीलैंड के साथ जो किया गया एफटीए है वो इस साल का इंडिया का तीसरा एफटीए है। इससे पहले हम यूके के साथ और ओमान के साथ भी एफटीए कर चुके हैं। ठीक है, और ये बेसिकली एक हमारी ब्रॉड स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जिसको इंडिया जो है वो आगे लेके जा रहा है, जब यूएस ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हैं उसके बाद। ठीक है, क्योंकि इंडिया का जो ज़्यादातर ट्रेड है वो अभी तक यूएस डिपेंडेंट था, और हमें पता भी है कि यूएस के साथ जो हमारा ट्रेड है वो कैसा है, सरप्लस में था, है ना। अगर इंडिया के साथ हम अपने ट्रेड की बात करें तो बायलेटरल ट्रेड लगभग 132 बिलियन डॉलर का था, और जब से अमेरिका ने जो टैरिफ्स में बदलाव किया है उसकी वजह से इंडिया का जो ट्रेड है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। सितंबर और अक्टूबर के महीने की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है टू द यूएस वो लगभग 12% और 8.5% के आसपास गिरा है। अभी भी इंडिया और अमेरिका के बीच की जो ट्रेड डील है वो बहुत ही सुस्त चाल में चल रही है, बहुत स्लो प्रोग्रेस उसमें हो रही है, और 50% का टैरिफ जो इंडिया के ऊपर लगाया गया है वो अभी भी बरकरार है। ठीक है, इंडिया के ऊपर 25% का तो टैरिफ लगाया गया और प्लस 25% का जो है वो पेनल्टी लगाई गई, क्योंकि इंडिया जो है वो क्या कर रहा था, रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा था, है ना। ये बात हमें पता है। तो इस वजह से हुआ क्या है कि रिजल्टेड इन अ डिपार्चर फ्रॉम द यूएस, मतलब हम और मार्केट ढूंढने लगे हैं यूएस के अलावा, और हमें ये अर्जेंट ज़रूरत महसूस हुई है कि हम इंडिया के जो ट्रेड पॉलिसीज़ और स्ट्रेटेजिक अलायंसेज हैं उनको डाइवर्सिफाई करें, ताकि हमें ग्रीनर ट्रेड पास्चर्स जो है वो मिल सके। ट्रेड पास्चर्स मतलब, पास्चर्स का मतलब होता है जो घास के मैदान होते हैं वो। ठीक है, ग्रीन पास्चर्स का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर घास के मैदान होंगे तो वहाँ पर आपके जो ये कैटल्स हैं, भेड़ बकरी हैं, उनको आप चरा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेड पास्चर्स का मतलब है ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे नए फील्ड्स, ऐसे नए देश जिनके साथ आप अपना ट्रेड आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक मुख्य कारण कि इंडिया और यूएस के बीच के जो बायलेटरल टॉक्स हैं वो रुके हुए हैं, इसके पीछे एक मेन कारण ये बताया गया है कि इंडिया की जो पॉलिसी है कि वो अपने फार्मिंग और डेयरी सेक्टर को एफटीए में कंसेशंस नहीं देना चाहता। ठीक है, अमेरिका चाहता है कि ये सेक्टर्स भी अलाउ किए जाएं, बट इंडिया नहीं चाहता, इसलिए उन दोनों के बीच में बातचीत उतनी ज़्यादा उस बारे में नहीं हो रही है ना। और इंडिया इज़ दस मेकिंग, इसलिए इंडिया जो है वो एक सब्सटेंशियल मूव ले रहा है फ्रॉम शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स टू लॉन्ग टर्म ट्रेड अलायंसेस। ठीक है, कि इंडिया शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक पार्टनरशिप से ज़्यादा लॉन्ग टर्म ट्रेड अलायंसेस के ऊपर फोकस कर रहा है। इंडिया और न्यूजीलैंड की जो डील है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बिल्ड करती है जो ज़्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली है। ठीक है, इंडिया जो है वो अपने प्रोटेक्शनिस्ट इमेज, ठीक है, इंडिया की जो प्रोटेक्शनिस्ट इमेज है उसको वो छोड़ने को तैयार है। ठीक है, ट्रेड बैरियर्स हम लोग कम कर रहे हैं, ईज़ ऑफ बिजनेस को प्रोवाइड कर रहे हैं और अपनी मार्केट को जो है वो ओपन कर रहे हैं। और इंडिया की जो एफटीएज हैं वो आज की डेट में सिर्फ टैरिफ रिडक्शन नहीं है, उससे भी कुछ ज़्यादा है। ठीक है, ये ऐसे फ्रेमवर्क हैं जो फ्यूचर कोऑपरेशन और इकोनॉमिक अलाइनमेंट के लिए मतलब बनाए जा रहे हैं। अब इस एग्रीमेंट को क्या क्रिटिसिजम्स फेस करने पड़े हैं, तो न्यूजीलैंड ने आज तक जितने भी अपने एफटीएस किए हैं और अलग अलग देशों के साथ, तो न्यूजीलैंड का ये पहला ऐसा एफटीए है जिसमें डेयरी और एग्रीकल्चर को एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इससे बेसिकली जो न्यूजीलैंड में वहाँ की जो करंट गवर्नमेंट के जो कोलिजन पार्टनर्स हैं उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा विरोध या क्रिटिसिज्म किया है। ठीक है, न्यूजीलैंड के फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना है कि ये डील जो है वो नाइदर फ्री नॉर फेयर है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को बाईपास करता है जो कि देश का सबसे बड़ा सेक्टर है। और उन्होंने ये कहा है कि जब ये बिल न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में आएगा 2026 में तो ये वो उसके अगेंस्ट में वोट करेंगे। लेकिन इंडिया दूसरी तरफ ये अज्यूम करता है कि ये जो लेजिस्लेशन है, ये कानून जो है वो बड़े आसानी से पास हो जाएगा। इंडिया में इसकी क्रिटिसिज्म जो है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इससे जो ट्रेड डेफिसिट है, जो हमारा व्यापार घाटा है, वो और ज़्यादा बढ़ेगा और इससे एसिमेट्रिक गेन्स होंगे। ठीक है, क्योंकि एसिमेट्रिक गेन्स कैसे होंगे, क्योंकि जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं उनसे इम्पोर्ट्स बढ़ेगा, है ना, और हमारे एक्सपोर्ट उतनी तेज़ी से बढ़ नहीं रहे हैं, तो उससे भी एसिमेट्रिक गेन्स होंगे, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। ठीक है, हालांकि इंडिया ने जो है वो इसमें कुछ सेफगार्ड्स लिए हैं, है ना, कि जो हमारे क्या है
टू कवर दिस रिस्क एंड प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इंडिया सेंसिटिव सेक्टर्स। ठीक है, इंडिया के जो सेंसिटिव सेक्टर है जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी सेक्टर, उन सबको तो इंडिया ने ऑलरेडी जो है वो इसमें रिस्क में कवर किया हुआ है। तो इंडिया को ये लगता है कि ऐसा नहीं होगा जैसा यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। द सक्सेस ऑफ विच विल हैव टू बी डिटरमाइंड एज द इम्प्लीमेंटेशन अनफोल्ड्स ओवर द ईयर्स। अब ये जो इस तरीके के एफटीए की जो सक्सेस है, जो सफलता है, वो इससे पता लगेगी जैसे जैसे ये इम्प्लीमेंटेशन होता रहेगा आने वाले सालों में तब। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड की अगर इसमें बात करें तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच का जो एफटीए है उसको ऐतिहासिक माना जा रहा है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम द ट्रेड एग्रीमेंट्स इन द पास्ट एज मैनी रिजल्टेड इन लो यील्ड्स। ठीक है, जो इंडिया ने पहले जो व्यापार समझौते या ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं उनसे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को नहीं मिला है। तो उनसे भी सीख या सबक लेते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इंडिया को जो है वो अपनी डोमेस्टिक कम्पिटिटिवनेस में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ताकि जो ग्लोबल मार्केट स्टैंडर्ड्स हैं हम उनको पूरा कर सकें, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें, और इंश्योर स्ट्रॉन्ग रूल्स ऑफ ओरिजिन, define anti-dumping provisions, strengthen its sensitive sector MSMEs and formulate them in line with global markets। ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ इंडिया को जो है वो R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है उसको बेहतर बना सकें, कंपिटिटिवनेस बेहतर बना सकें। अगर हमें ग्लोबल मार्केट या दुनिया के मार्केट में जो है वो थ्राइव करना है, या आप कह सकते हैं कि सस्टेन करना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, तो हमें ये सारी चीज़ें करनी होंगी। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे। वैसे तो मैं चाह रहा था कि दोनों न्यूज़पेपर को हम लोग कवर करें एक ही सेशन में, बट इट बिकम्स अ रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि एक तो दोनों न्यूज़पेपर को पढ़ना, दोनों न्यूज़पेपर को एनालाइज करना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पिक करना है ना, फिर इस तरीके से पढ़ाना, वो थोड़ा सा एक मतलब हेक्टिक टास्क तो है ही है। लेकिन उसके साथ साथ एक ये भी इशू है कि सेशन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नया साल भी शुरू होने वाला है, तो हो सकता है कि कुछ नए साल में कुछ नए बदलाव, कुछ पॉजिटिव चेंजेस हम लोग ज़रूर करें, है ना। फिलहाल आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर आप लोग सी सेट हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बताया अवेलेबल है। लाइव नहीं पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये सारे लिंक्स आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो के, या फिर आप ऐप में या वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और वहाँ से भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सी सेट और उसका तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी हमारे पास ये एक टेस्ट सीरीज़ भी है जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर्स की, अगर आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं ओनली एट 599 रुपीज़। टोटल 51 टेस्ट आपको मिल रहे हैं और इसका हम लोगों ने सेकंड बैच लॉन्च कर दिया है ताकि अब जो लोग चाहें वो भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आप हमारा करंट अफेयर्स ओकुल्ट टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको हाईलाइटेड आर्टिकल्स मिल जाएंगे। और इसको ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या करंट अफेयर्स ओकुल्ट टेलीग्राम सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इसी तरीके से, या तो इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ एनालिसिस के साथ या द हिंदू के न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।